हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम आ चुका है, बस थोड़े ही दिन रहते हैं। ठीक है, एस्टेट का एग्ज़ाम के पीजीटी मैथ की हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पे आपके टोटल मैंने आपको बोला था 11-12 के कंबाइन अगर हम चैप्टर करें तो टोटल हमारे 1 to 30 चैप्टर्स यानी कि 30 चैप्टर्स हमारे यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो उन 30 चैप्टर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी के मैं यहाँ पे आपको आज फॉर्मूले की क्लास देने वाली हूँ। सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ये बहुत ही मतलब आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। ठीक है, तो टोटल हम ये जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स रहेंगे सारे आपको यहाँ पे आज मैं करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम चैप्टर कवर करेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा सेट रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब सेट एंड रिलेशन, फिर उसके बाद फंक्शन, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे आपको वहाँ पे इस क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये कंप्लीट 30 चैप्टर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं। सारे के सारे ये चैप्टर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो DT+B का हमारा एग्ज़ाम आएगा उसमें भी हमारे ये 30 चैप्टर्स तो हैं ही हैं सिलेबस में, तो आपको वहाँ पे भी हेल्पफुल रहेगी। इसमें सारे आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे। आप आज देख भी लेना इस क्लास को, तो जिसने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वो तो मैं आज करवा दूँगी। जो बाकी चैप्टर बच जाएंगे उन का वो जो अगर सारे आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए रहेगा फॉर्मूला पीडीएफ का। तो आप कंप्लीट ये 30 चैप्टर्स के फॉर्मूला पीडीएफ ले सकते हैं। 190 पेजेस इसमें रहेंगे। अगर आप ये पढ़ लोगे तो आप ये सोच लेना कि आपकी पीजीटी मैथ की यहाँ पे कंप्लीट तैयारी हो चुकी है पूरे 100%। अगर आपने अच्छे से सारे फॉर्मूले याद कर लिए तो आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है अटैम्प्ट हो जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो वो ले सकता है। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ तो आपको वहीं मिल जाएगा। और अगर आपको ये पूरा कंप्लीट 30 चैप्टर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्राइस भी इसमें ज़्यादा नहीं है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इतना मैंने यहाँ पे प्राइस रखा है। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। जिन बच्चों ने लिया है उनको पता भी है कि कितने अच्छे से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सारे मोल्ड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सेट रिलेशन का। ठीक है, सेट एंड रिलेशन। ओके, तो देखिए क्या कहते हैं। सेट हमारे पास होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास सेट की डेफिनेशन सबको पता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, होता है हमारे पास सिंगलटन सेट। उसके बाद है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम डिनोट करते हैं फाई से, या सिंपल जो हमारी खाली ब्रैकेट है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। नॉन वॉइड सेट यानी कि नॉन एम्प्टी सेट। वॉइड सेट को हम एम्प्टी भी बोलते हैं, और नॉन वॉइड हमारे पास क्या होता है? नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, वॉइड सेट हमारा मतलब होता है, वॉइड सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट। अब यहाँ पे नॉन वॉइड है तो नॉन एम्प्टी, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इक्वल सेट। ए और बी इक्वल कब होंगे? जब मतलब इक्वल सेट क्या है? ए इज इक्वल टू बी, जब सेम सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जैसे 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 3। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो इक्वल का मतलब ये दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें भी सेम एलिमेंट है, इसमें भी क्या है? सेम एलिमेंट है। 1 2 3 1 2 3। ऐसा नहीं है कि मान लो इसमें 1 2 3 है और इसमें हमारे पास 1 2 4 आ जाए, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट्स आर सेम, मतलब एलिमेंट जो भी होंगे वो सेम होंगे। उसके बाद है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 है, इनको हम काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट। और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते 1 2 3, मतलब इसका एंड हमें नहीं पता, अप टू सो ऑन चलता ही जा रहा है, तो वो हमारे पास होता है इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसमें ये बोला है इक्विवेलेंट सेट का मतलब, मान लो इसके अंदर है 1 2 3 और ये सेट दूसरा सेट है हमारे पास ए बी सी, तो इसके ये है ए के इक्वल और ये है हमारे पास बी के इक्वल। तो इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो सेट इक्विवेलेंट है। मतलब इसके अंदर है 3 एलिमेंट और इसके अंदर भी है 3 एलिमेंट, तो ये कैसे सेट है? इक्विवेलेंट, यानी कि कार्डिनलिटी हमारे पास अगर सेम है तो वो कैसा सेट है? इक्विवेलेंट सेट हमारे पास है। उसके बाद है ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, इक्वल सेट्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होता। देखिए एग्जांपल ए सी और डी, 3 सेट है हमारे पास। अब देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, 2 4 6 7 8 9, और इसमें भी कितने हैं? 5 एलिमेंट, और इसमें कितने हैं? 3। अब यहाँ पे ए और सी कैसे सेट है? इक्विवेलेंट सेट है, बट दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि ए और सी इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट मतलब जो इसके अंदर एलिमेंट है वो आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो यही बात इसने यहाँ पे लिखी है। सेट ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, बट ऑल दी एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, लेकिन एलिमेंट्स क्या है? इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए एंड सी आर कैसे सेट है? इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये क्या है? इक्वल नहीं है। ठीक है, पता चल गया दोनों में डिफरेंस क्या है।
उसके बाद है सबसेट, इफ x बिलोंग्स टू ए दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी देन a इज ए सबसेट ऑफ b। अगर a के अंदर कोई एलिमेंट है जो x में से मतलब x हमने कोई भी एलिमेंट लिया a सेट का और वो क्या कर रहा है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, वही सेट किस में है, b में है, तो हम बोल देंगे वही एलिमेंट b में है तो हम बोल देंगे क्या है, a इज ए सबसेट ऑफ b है हमारे पास। एग्जाम्पल देखिए, a के अंदर है 1 2 3, b के अंदर है 1 3 5 2 7, हैंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a मतलब 1b 2b और 3b किसके अंदर है, b के अंदर है, तो इसका मतलब जो क्या है, a इज ए सबसेट ऑफ b है हमारे पास। a का हर एक एलिमेंट b के अंदर कंटेन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला आया है सबसे पहला, और वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास कितने होंगे, 2 रेज टू द पावर n हमारे पास होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज टू द पावर n। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर सबसेट, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए सेट बी, हर एक एलिमेंट ए का बी के अंदर है, एंड सेट बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, और बी के पास एक ऐसा एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि ए सेट के अंदर नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ए के अंदर है 1 और 2, बी के अंदर है 1 3 और 2, यानी कि बी के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो ए क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, हमारे पास क्या होते हैं, सबसे जो सेकंड फॉर्मूला है वो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे इसने बोला है दूसरा फॉर्मूला, द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट आ जाए तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। अगर ये नॉन एम्प्टी वर्ड आ गया तो वहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 2। अगर सिंपल पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। वो स्पेशल पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास है पावर सेट, पावर सेट हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स की जो कलेक्शन होती है वो हमारे पास क्या होता है, पावर सेट होता है। जैसे ए हमारे पास क्या है 1 और 2, इसकी पावर सेट में कितने ऑल पॉसिबल जो सबसेट बनेंगे, पावर सेट में जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं कितने होते हैं, 2 रेज टू द पावर n होते हैं, यानी कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n। अब 2 में कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 की पावर 2, यानी कि 4 प्रॉपर सबसेट हमारे पावर सेट, मतलब इसके पावर सेट के क्या होंगे, पॉसिबल सबसेट, यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे हमारे पास 4, एक तो सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 फिर पूरा कंप्लीट ए और फिर एक एम्प्टी सेट यानी कि 5, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 हमारे पास पावर सेट में एलिमेंट है। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ए सेट विच इज सच दैट ऑल दी सेट अंडर कंसिडरेशन आर इट्स सबसेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें कंप्लीट सारे सेट का कंप्लीट जो कलेक्शन होता है यूनिवर्सल होता है, जैसे 1 से लेके 10 तक हमारे पास कोई नंबर है, यहीं से हमने ए बनाया और यहीं से हमने क्या बनाया है, बी। ए के अंदर मान लो मैंने 4 और 5 रखा और बी के अंदर मैंने लिखा 6 7 और 8, ठीक है। तो ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये इसके क्या है, सेट हैं, सब सेट्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो सेट के ए के अंदर नहीं है जो एलिमेंट वो क्या होगा हमारा पास, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 कॉम्प्लीमेंट होता है कंप्लीट यूनिवर्सल सेट और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस से होता है हमारे पास ए। उसके बाद है 2 सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट, 2 सेट ए और बी डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनकी इंटरसेक्शन क्या होती है, 5 होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। डिफरेंस ऑफ ए सेट ए माइनस बी का मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे और बी के एलिमेंट वहाँ, जैसे ए में हमारे पास है 1 2 3 और बी में मेरे पास है 1 3 और 5, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो एक ऐसा एलिमेंट हमें लेना है जो कि ए में हो और बी में ना हो। तो अब देखिए 1 और 3 बी में है, तो इसका मतलब ए माइनस बी में हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा, सिंगलटन सेट 2, ठीक है। ये हम ऐसे डिफरेंस निकालते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी, इसको हम 2 तरीकों से लिख सकते हैं और दोनों तरीके ही अलग अलग मतलब कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमारे पास होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इस टाइप से हमारा ये सिमेट्रिक डिफरेंस ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद है लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए बराबर है ए इंटरसेक्शन ए बराबर है ए। आइडेंटिटी लॉ ए यूनियन फाई ए यूनियन यू ए। कॉम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव में
सेम ऑपरेशन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं और इंटरसेक्शन में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम इसको ऐसे ओपन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये जब हम प्रोबेबिलिटी के सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में आ जाएगी यूनियन, अलग अलग ओपन करेंगे। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए माइनस बी यूनियन का चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन को चेंज कर देंगे यूनियन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सम रिजल्ट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट। अब हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया किसी ने भी, मतलब किससे रिलेटेड, इफ जैसे वो आते हैं ना हिंदी में स्टूडेंट कितने हैं, 25 हैं, नंबर लेने वाले हिंदी में नंबर, मतलब हिंदी में 80 नंबर लेने वाले 25 स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में है कितने 30 स्टूडेंट, मैथ में है जैसे 60 स्टूडेंट। तो इस टाइप से पूछते हैं, तो उसमें वो पूछते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ दी सेट्स, मतलब दो ऑफ दी सेट में कम से कम एग्जैक्टली टू ऑफ दी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स, एग्जैक्टली टू में क्या आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ दी सेट, एग्जैक्टली वन ऑफ दी सेट पूछ ले तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2n बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन सी प्लस में 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों एज इट इज स्टेटमेंट के साथ ही पूछेगा। अगर कोई स्टेटमेंट पूछ ली उसने तो ये एज इट इज स्टेटमेंट में लिखा होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ दी सेट्स। तो ये फॉर्मूला लगाना है इन एग्जैक्टली वन ऑफ दी सेट, तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। उसके बाद है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर सबको पता है, ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी, ए बी बी कोमा ए आर डिफरेंट अनलेस ए इज इक्वल टू बी। तो ए बी का मतलब उसको, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, ए में से और बी में से। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया ए कोमा बी इज इक्वल टू बी, सॉरी कोमा बी कोमा ए, ये दोनों कैसे डिफरेंट हो जाएंगे ना, क्योंकि अब ये इक्वल कब होंगे, जब ए बराबर है बी के हमारे पास होगा, अनलेस ए इज इक्वल टू क्या होगा बी, अदरवाइज ये क्या रहेंगे डिफरेंट हमारे पास रहेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इफ a1 and a2 are subset of a and b and b1 and b2 are subset of b, then तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का a1 क्रॉस b1 माइनस a2 क्रॉस b2। तो इस टाइप से हम इसको खोलते हैं, a1 माइनस a2 क्रॉस b1 माइनस b2 यूनियन a1 इंटरसेक्शन a2 क्रॉस b1 माइनस b2। देखना अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे तो दोनों में माइनस है और यहाँ पे यूनियन आई है, और यहाँ पे क्या आया है a1 इंटरसेक्शन a2 हमारे पास आया है, ठीक है। तो इतना फर्क यहाँ पे रहेगा, तो ये फॉर्मूला हमारा है। फिर उसके बाद साथ में ये यूनियन है, फिर उसके बाद फिर यूनियन a1 माइनस a2 क्रॉस b1 इंटरसेक्शन b2। तो दो बार माइनस, एक बार फिर फॉर्मूले में यूनियन, फिर इंटरसेक्शन और माइनस, फिर यूनियन, फिर माइनस और इंटरसेक्शन। इस टाइप से आपने यहाँ पे ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल्स। इंटरवल सबको पता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए इज लेस देन बी, देन वी डिफाइन इंटरवल कैसे, ओपन इंटरवल इस टाइप से, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये तो था हमारा सेट का। अब हमारे पास है रिलेशन। रिलेशन हमारे पास क्या कहता है, लेट ए बी नॉट इक्वल टू 5 देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू बी। तो क्या होगा, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, देन ए क्रॉस बी क्या बनेगा, 1 2 1 5 2 2 2 5 3 2 3 5, इस तरीके से डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। नाउ कंसीडर रिलेशन x कोमा वाई, x इज लेस देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो यहाँ से हमें ये कंडीशन फॉलो करके एक रिलेशन यहाँ पे बनाना है। तो वो क्या बनेगा, 1 2 1 5 2 5 और 3 5, क्योंकि 3 लेस देन 2 यहाँ पे नहीं है, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। हो गया, तो यहाँ से क्लियरली जो आर है वो किसका सबसेट हो गया हमारे पास, ए क्रॉस बी का। तो ये इस तरीके से हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो गया है। उसके बाद है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अगर हमसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उसमें ये पूछे कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डोमेन का मतलब हमें वहाँ पे उसको x की वैल्यू निकाल के देनी है। रेंज पूछ ले तो रेंज में हमें उसको क्या करना है, y की वैल्यू वहाँ पे निकाल के देनी है। तो इतना हाँ याद रखो, अपने आप यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
डोमेन और रेंज अगर उसने पूछा है निकालो तो डोमेन के लिए आप x की वैल्यू निकाल देना और रेंज के लिए आप y की वैल्यू वहां से निकाल देना, ठीक है। अब बात करते हैं डोमेन क्या होती है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू R इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R इज ए सबसेट ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट, जैसे A कोमा B है तो जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारे पास डोमेन का एलिमेंट है और B हमारे पास जो रहेगा को डोमेन का एलिमेंट यहाँ पे रहेगा। रेंज हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी कि ये है ना A कोमा B और ये तो हमारे पास डोमेन है और ये को डोमेन है, और यानी कि ये मैपिंग करवाने के बाद मान लो B आया तो को डोमेन जो रेंज होती है वो क्या होती है, सबसेट होती है को डोमेन का। तो जो सेकंड पेयर पे एलिमेंट आएगा सेकंड नंबर पे वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रेंज हो जाएगा। ये लिख रखा है रेंज इज ए सबसेट ऑफ को डोमेन। यहाँ पे B हमारे पास क्या है, को डोमेन, और डोमेन इज ए सबसेट ऑफ A। तो यहाँ पे A टू B इस टाइप से अगर हम डिफाइन करते हैं ना तो ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास रेंज को डोमेन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा है। डेफिनेशन है ये प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 B189 कंसीडर द रिलेशन हैज इट्स क्यूब एज देन वी गेट, क्यूब लिखा है तो यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू y, हमें इस टाइप से डिफाइन है रिलेशन। ये डिफाइन हो गया तो डोमेन इसकी क्या होगी 1 और 2। 1 जब हमने पुट करा तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1, और 2 पुट करा तो जब कितनी आई तो 8। तो यानी कि हमारे इसकी मैपिंग मिल गई, मतलब इमेजेस मिल गई, तो इमेजेस का जो सेट बना वो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे रेंज बन गया है, ठीक है। डोमेन हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वही होता है, हमेशा डोमेन जो होती है वो फर्स्ट एलिमेंट ही होती है। कोडोमेन हमारे पास क्या है, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए सेट टू बी, द सेट बी इज नोन एज कोडोमेन ऑफ आर। तो ए से बी है तो बी हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोडोमेन है, ठीक है। आ गया समझ में, ये तो सिंपल था। उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन भी ऐसे ही होते हैं। वॉइड रिलेशन मतलब अभी मैंने बताया था होता है एम्प्टी रिलेशन, ए इज इक्वल टू फाइव, देन फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यूनिवर्सल रिलेशन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यूनिवर्सल रिलेशन खुद का खुद के साथ जो रिलेशन होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन ही होता है। ए हमारे पास गिवन है, आर हमारे पास गिवन है, ऑलवेज है, ये हमेशा क्या रहेगा, यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा खुद का खुद के साथ। ए क्रॉस ए का मतलब 1 2 क्रॉस 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास आर। आइडेंटिटी रिलेशन भी खुद का मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए, तो ए 1 2 3, तो यहाँ से 1 1 2 2 3 3 खुद का खुद के साथ ही होना चाहिए, इसमें कोई अदर एलिमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ये था यूनिवर्सल में तो सभी एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स, इनवर्स में मतलब ऑर्डर्ड पेयर जो लिखे होते हैं ना वो चेंज हो जाएगा, इसका इनवर्स करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बी कोमा ए, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। आर हमारे पास ये है, इसका इनवर्स करोगे तो 2 1 और 3 2, ये इस टाइप से हमारा बन जाएगा। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज इफ एंड ओनली इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के हमने एक क्वेश्चन एक थ्योरम करी थी, प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंसी इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। जो कॉन्ग्रुएंसी थी ना, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, इस टाइप से जो कॉन्ग्रुएंसी थी मोड एम की, उसको हमने क्या प्रूव करा था, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करा था। इक्विवेलेंस के लिए 3 चीज़ें, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये तीनों प्रूव करी थी। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे हम बताते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, वो कर लेना, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, दैट इज इफ एंड ओनली, खुद का खुद के साथ ही रिलेशन हो तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे पास होता है। जैसे ए हमारे पास 1 2 है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बनेगा 1 1 और 2 2, ये हमारे पास बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। ई उसके बाद होता है ई रिफ्लेक्सिव। ई रिफ्लेक्सिव का मतलब जब ये सेट के अंदर रिलेशन सेट के अंदर बिलोंग नहीं करते। जैसे अब हमारे पास ये ए 1 2 3, देन 1 2 2 3 1 3, लेकिन ना यहाँ पे 1 1 है, ना यहाँ पे 2 2 है, ना यहाँ पे 3 3 है, तीनों सेट इसके अंदर बिलोंग नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक। ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी किस में होना चाहिए, आर में। एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है। उसके बाद है एसिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एसिमेट्रिक का मतलब अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए आर में नहीं होना चाहिए, तो एसिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे अब 2 3 किस में बिलोंग करता है, आर में, लेकिन 3 2 इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें ये है ही नहीं, तो इसका मतलब कैसा है, एसिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पे है। उसके बाद है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी। अगर ए बी आर में है, बी ए आर में है, तो ये एंटीसिमेट्रिक कब होगा, जब हमारे पास ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये भी इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। उसके लिए भी ये एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, ठीक है, तो अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंस, वही क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है, आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, बट इट नेवर बी ई रिफ्लेक्सिव एंड एसिमेट्रिक। ई रिफ्लेक्सिव और एसिमेट्रिक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ई रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या था, ई रिफ्लेक्सिव ये था ना खुद का खुद के साथ, लेकिन आइडेंटिटी में खुद का खुद के साथ होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एसिमेट्रिक में क्या बोला था, अगर 1 2 बिलोंग करते हैं आर में तो 2 1 आर में नहीं होंगे, तो ऐसा तो है ही नहीं। और आइडेंटिटी रिलेशन में 1 1 अगर आर में है तो इनके ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो भी ये किस में जाएगा, आर में, तो इसलिए ये दोनों यहाँ पे नहीं होंगे, बाकी प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला। अब ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो वो होता है 2⁻m_n। क्या होता है, 2⁻m_n। उसके बाद नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें फाइंड आउट करने हैं, ये यहाँ पे है रिलेशंस ओनली, और रिफ्लेक्सिव के लिए 2⁻n×n−1। ई रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, 2⁻n×n−1, सेम हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव और ई रिफ्लेक्सिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2⁻n×n+1/2। ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ये जब हमारा DT+B का एग्जाम होगा ना, जहाँ पे भी ऑप्शनल एग्जाम होता है ना, उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे मान लो यही सेट दे दिया तो फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो कितने इसके सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2⁻n×n+1/2। उसके बाद है नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास 2⁻n में 3⁻n×n−1/2, ये होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन 3⁻n×n−1/2। सिर्फ 2 की पावर n किसके साथ आएगा, एंटी सिमेट्रिक में आएगा, ठीक है, और ये 3 वाला एसिमेट्रिक में आ जाएगा, और उसमें सिमेट्रिक में हमारे पास था खाली 2⁻n×n+1/2, इसमें माइनस और 3 साथ में, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ज़्यादातर हम बस 3 तक ही याद करते हैं। एन अगर एक नंबर मतलब सेट में अगर एक एलिमेंट है, अगर 2 एलिमेंट है और अगर 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे निकलेंगे, अगर एक एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट है तो 13 और 3 एलिमेंट है तो 171 हमारे पास ऐसे ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीएमआई हमने पढ़ा है, क्वेश्चन भी हमारे पास पूछा गया है, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उसके। फॉर एनी नेचुरल नंबर समीशन एन, क्या होता है फॉर्मूला, n×n+1/2 समीशन एन स्क्वायर, यानी किस टाइप से, n×n+1 2n+1/6, और n³ का हमारे पास ये होता है, और n⁴ का भी आपको याद होना चाहिए, तो n⁴ का भी सीधा आप लगा सकते हैं, n×n+1 2n+1 3n² + 3n−1/30। तो ये नया फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, समीशन n⁴ का हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी आइडेंटिटी जो है सारी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन करें तो फटाक मतलब जल्दी से आप यहाँ पे यूज कर दे, ठीक है। चलिए देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए नंबर ऑफ द फॉर्म z = x + iota y where x y belongs to r and iota = this is called a complex number। x हमारे पास रियल पार्ट, y इमेजिनरी पार्ट, तो z को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं x + iota y की फॉर्म में। अगर x हमारे पास 0 है तो प्योरली इमेजिनरी, अगर y 0 है तो प्योरली रियल। इफ नंबर इज 0 z = 0 हो जाए तो देन दिस इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी बोथ, तो दोनों ही हो जाएगा, ठीक है, x भी 0 और y भी 0 अगर हो जाए। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमसे पूछे तो क्या होता है, z = a + iota b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन नेगेटिव ऑफ z इज डिनोटेड बाय -z एंड इज डिफाइंड एज दिस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या करना है, नेगेटिव z का -z हमें निकालना है। बेसिक अलजेब्राइक ऑपरेशन, एडिशन हम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, बस ये कंडीशन रहेगी रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, और सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई होगी और सेम ऐसे ही डिवीजन होगी। डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स करना है हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता है z = दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज -z, यानी कि माइनस हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब
ऐसे एडिटिव इनवर्स, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास हो गया जेड का एडिटिव इनवर्स माइनस जेड। ओके, चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसका रेसिप्रोकल हो जाता है जेड का बाय 1/z, तो ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बाकी रियल पार्ट सेम ही रहता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज हमें फाइंड आउट करनी है। प्रॉपर्टीज देखिए, जेड बार का बार जेड, जेड प्लस जेड बार हमारे पास होता है 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स रियल जेड। 2x कैसे आया, अब ये जेड है और ये जेड बार है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा 2x हमारे पास बच गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, तो x से x कैंसिल, 2 टाइम आयोटा वाई हमारे पास बच गया। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं। जेड जेड बार ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। जेड जेड बार क्या होता है, मोड जेड का मोड जेड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जेड जेड बार के इक्वल होता है हमारे पास। तो ये इसकी वैल्यू होती है, मोड जेड स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मोड जेड स्क्वायर को हम लिखते हैं जेड जेड बार। ठीक है, उसके बाद है जेड 1 प्लस जेड 2 बार हमारे पास होता है, इसको बार अलग अलग कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लाई में भी, डिवीजन में भी। फिर उसके बाद है पावर है, तो पावर को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, सेम रहेगा। इन्वर्स है तो इन्वर्स को भी पहले या बाद में। उसके बाद है जेड प्लस जेड बार इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार, देन जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 है और जेड अगर माइनस जेड बार के इक्वल आ जाए तो ये क्या हो जाएगा 0, और जेड 0 बन जाएगा, तो जेड कैसा नंबर हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जेड बार इज इक्वल टू जेड बार, देन जेड इज प्योरली रियल। अगर जेड जेड बार के इक्वल हो जाता है तो प्योरली रियल, और जेड अगर माइनस जेड बार के इक्वल हो जाता है तो प्योरली इमेजिनरी हमारे पास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मोड जेड का मॉडुलस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास होता है, जेड हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई। प्रॉपर्टीज क्या होती है मॉडुलस फंक्शन की, मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रियल जेड जो होता है माइनस मोड जेड और मोड जेड के बीच होता है, इमेजिनरी जेड भी सेम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद मोड में सारी चीज़ें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जेड जेड बार होता है हमारे पास मोड जेड का स्क्वायर, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। जेड इनवर्स का मतलब जेड बार अपॉन में मोड जेड का स्क्वायर। कैसे, जेड बार ऊपर है, मोड जेड का मतलब अभी ऊपर पड़ा है जेड जेड बार से जेड बार कैंसिल, किसके इक्वल आ गया 1/z, और 1/z को मैं जेड इनवर्स लिख सकती हूँ, तो दोनों क्या हो गए, ये बराबर हो गए हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में मोड Z1 डॉट Z2 मोड Z1 Z2, फिर बार में अलग अलग प्लस माइनस, इसको मैं सीधा ऐसे लिख सकती हूँ। अगर इसका स्क्वायर खोलना है तो कोई इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल खुल जाएगा। फिर उसके बाद मोड Z1 प्लस मोड Z2 का स्क्वायर प्लस मोड Z1 माइनस मोड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मोड Z1 स्क्वायर प्लस मोड Z2 स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट मोड Z1 प्लस माइनस मोड Z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास ये होती है, और ये हमारे पास होती है, ये भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ही होती है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू में आ जाएगा डबल मोड Z1 माइनस मोड Z2, और इसमें सिंपल में अलग अलग हो जाएगा। ये तो सबको पता है, लेकिन ये वाली सब कुछ बच्चों को नहीं पता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम कई बार यूज़ कर लेते हैं थ्योरम्स, मतलब जो हमारे पास रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए। ठीक है, देखिए अब उसके बाद है एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हमें निकालना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये एंगल हमारा हो गया थीटा। थीटा एम्पलीट्यूड यहाँ पे होता है, थीटा ये आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास लाइन हो गई मोड जेड, यानी कि जेड पॉइंट हो गया एक्स और वाई, ये एक्स इतना हिस्सा और ये क्या है वाई। ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स हमारे पास होती है। उसके बाद है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज बिटवीन थीटा माइनस पाई से लेस देन इक्वल टू पाई है यहाँ पे, और माइनस पाई क्या है, लेस देन थीटा है। एंड सब्ट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम इट इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू की यहाँ पे बात की है। क्या बोला है, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इस इंटरवल के बिटवीन मतलब लाई करता है, एंड सब्ट्रैक्ट अगर हम उसको 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो क्या हो जाता है, पाई से ग्रेटर हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर 2 पाई में से हम प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो पाई से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। इन जनरल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वी मीन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी हम इसको बोल सकते हैं। मेथड टू फाइंड, मेथड देखिए कैसे। सबसे पहले जेड इस टाइप से होगा, फर्स्टली फाइंड थीटा, हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट इनवर्स मोड ऑफ वाई बाय मोड ऑफ एक्स। उसके बाद इफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, 0 होता है।
सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं माइनस का पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में है तो माइनस थीटा। ठीक है, इस टाइप से हम इसको निकालते हैं। ये कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है, सारे हर एक क्वाड्रेंट के आपको एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास रहेगा क्या, 0, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास हो जाता है पाई माइनस थीटा, और इसका उल्टा यानी कि पाई माइनस का पाई और थीटा हो जाएगा प्लस का, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस थीटा, क्योंकि ऊपर होता है हमारे पास थीटा। जब निकालते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, 0। ठीक है, तो यानी कि ऊपर इसमें एंगल है थीटा, इसमें है पाई माइनस थीटा, इसमें इसका उल्टा यानी कि माइनस पाई प्लस थीटा, और इसमें इसका नेगेटिव माइनस का थीटा। तो इस टाइप से हमारे पास ये अलग अलग उसमें हमारे पास होते हैं, ये डिपेंड करते हैं, और ये हमें बताते हैं एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो किस में आएगी, ये फर्स्ट में आएगी, सेकंड में आएगी, थर्ड में आएगी, इस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, अगर हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है किसी भी रियल नंबर का, पॉजिटिव रियल नंबर का, तो वो क्या आएगा 0। नेगेटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट हमेशा आता है पाई। पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर का आएगा पाई बाय 2। इसमें सिर्फ रियल नंबर की बात हो रही है, इसमें खाली रियल, ओनली पॉजिटिव इमेजिनरी है, ओनली नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो माइनस पाई बाय 2। इस टाइप से हम इसको करेंगे। आर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड माइनस जेड बार आता है प्लस माइनस पाई बाय 2। Z1 Z2 होता है, इसको हम ऐसे खोल सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, और ये एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस माइनस पाई। ठीक है, फिर उसके बाद है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाई Z2, एंगल बिटवीन लाइन सेगमेंट Z1 एंड Z2, इसकी पावर जैसे लोग की प्रॉपर्टी होती है ना, सेम वैसे ही खोलेंगे। कुछ एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, जेड आयोटा है तो यहाँ पे पाई बाय 2 ऐड हो जाएगा, माइनस जेड आयोटा था माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से इफ़ एंड ओनली इफ एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई बाय 2, और इफ एंड ओनली जेड, ये कैसा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी है। सेम यहाँ पे इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होंगे, बराबर होंगे, और यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2n पाई, इफ एंड ओनली इफ। ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी, ये आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारी है पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। ये हमारे पास क्या कहती है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। क्या होती है पोलर फॉर्म में, x हमारे पास होता है r कोस थीटा, y होता है r साइन थीटा। तो यहाँ पे रख देंगे, r कॉमन ले लेंगे, z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। मोड z करेंगे तो मोड z हो जाएगा r के इक्वल। मोड z क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर क्या होता है, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। आर स्क्वेयर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यानी कि आर आ जाएगा, और ये बन जाएगा अंदर 1, तो मोड जेड की वैल्यू आ गई आर। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारे पास क्या है, थीटा है। उसके बाद है आइलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होती है, आइलर फॉर्म में हम इसको लिखते हैं आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, मोड जेड आर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आर, ओ सॉरी थीटा, जेड बार हमारे पास हो जाएगा इसका नेगेटिव, आयोटा की जगह नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा ये होता है, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू ये होती है। उसके बाद है लोगरिथमिक ऑफ ए फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लोग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई क्या आएगा, लोग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, इसको अलग अलग हम कर देंगे। लोग आर की वैल्यू ये होती है, आयोटा थीटा हमारे पास होता है टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया लोग ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम जेड भी रख देंगे, तो जेड रख देंगे तो ये वैल्यू होती है मोड जेड की, और ये हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। इन जनरल जेड हमारे पास जनरल अगर पूछ ले तो जेड होता है आर ई रेज टू पावर थीटा, प्लस में हम कर देते हैं 2n पाई, साथ में ऐड कर देंगे जनरल फॉर्म में 2n पाई। ठीक है, ये कुछ एक क्वेश्चन एग्जाम्पल गिवन है। लोग 1 प्लस आयोटा क्या होता है, तो नोट लोग जेड बार कंप्लीट, लोग माइनस जेड में प्लस पाई आयोटा, और लोग आयोटा होता है आयोटा पाई बाय 2। तो ये कुछ एक वैल्यू है जिसका हम सीधा डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट जेड। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है 2.5 नंबर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का अगर उसने क्वेश्चन पूछना है तो 2.5 नंबर में पार्ट बना के पूछ सकता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे रूट एक्स प्लस माइनस, अगर प्लस आयोटा वाई है तो बाहर तो हमारे पास प्लस ही आएगा, अंदर हम रखेंगे प्लस। अगर माइनस का है, एक्स माइनस आयोटा वाई है, तो अंदर रखेंगे माइनस, और बाहर का साइन ये सेम ही रहेगा,
ठीक है ना, अंदर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इस टाइप से हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ जेड मोड ऑफ जेड माइनस एक्स बाय 2। मोड जेड सबको पता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हम इसको निकालेंगे, एक एक्स प्लस होएगा इसमें माइनस, ठीक है। बीच में फॉर्मूले के हिसाब से अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, और अगर माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस टाइप से होती है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होता है -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक्स क्यूब हमारे पास क्या होती है 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये होता है एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये हमारे पास गिवन है, तो ये हो गया एक्स क्यूब -1, तो इसको लिखा है एक्स क्यूब -1, तो ये हो गया एक्स -1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो रूट हमारे पास आ गया 1। अब जब इसके रूट मैं निकालूंगी किसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के जब मैं रूट निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस का बी माइनस का 1 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस का 4ac यानी कि 4 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 प्लस माइनस 4 में से गया 3 यानी कि रूट 3 आयोटा यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और यही हमारे पास आया है क्या, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो इसको अलग अलग करेंगे, तो एक को नाम दे दिया ओमेगा, एक को दे दिया ओमेगा स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा हमारे पास क्या हो गया 2π/3। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4π/3। अब ये कैसे आया ये सबको पता है, टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू कितनी है √3/2 और x की वैल्यू कितनी है -1/2, और मोड होता है ना, मोड लगा देंगे, ये प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स √3 की वैल्यू 2π/3। तो इस टाइप से हमने इसको ऐसे सोल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा की 3n क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्कल एंड डिवाइड्स इट्स सर्कमसेंटर इनटू 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। इट इज ऑलवेज फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ -1r, -1 अगर हमारे पास है तो जैसे ये है एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 है तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारे पास ये रूट आ जाएगा, मतलब माइनस का यहाँ पे फ़र्क हो जाएगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द लोकस फॉर्म्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर इफ ए पॉइंट पी जेड मूव्स इन ए प्लेन फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स ए जेड 1 एंड बी जेड 2। तो लेट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, मोड जेड माइनस जेड 1 प्लस मोड जेड माइनस जेड 2 बराबर है के, देन इफ के इज नॉट इक्वल टू मोड जेड 1 माइनस जेड 2 देन इलिप्स। अगर के इस वैल्यू के इक्वल नहीं आता है तो वो क्या होता है इलिप्स। अगर के इक्वल आ जाता है मोड ऑफ जेड 1 माइनस जेड 2 के तो जो लाइन वो क्या बनेगी, द लाइन ज्वाइनिंग ए और बी को ज्वाइन करने वाली क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। ये हमें बताता है इलिप्स कब बनेगा, लाइन कब बनेगी। तो इलिप्स कब बनेगा, जब इन दोनों का जो सम जेड माइनस जेड 1 प्लस जेड माइनस जेड 2 किसी कांस्टेंट के इक्वल है और वो के अगर इसके इक्वल नहीं आता है, जेड 1 माइनस जेड 2 जो 2 पॉइंट्स है ना उनके डिफरेंस के इक्वल नहीं आता तो वो इलिप्स, अगर आ जाता है तो वो लाइन। सेम ऐसे ही इस यहाँ पे हाइपरबोला रे बनेगी बी से ए। फिर दूसरा क्या बनेगा, जब के की वैल्यू एक के इक्वल नहीं है, देखो यहाँ से है मोड जेड माइनस जेड 1 इज इक्वल टू के इंटू मोड जेड माइनस जेड 2 देन इफ के इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से अगर के 1 के इक्वल नहीं है तो वो बन जाएगा सर्कल। अगर के 1 के इक्वल आ जाती है, ये वैल्यू कांस्टेंट 1 आ जाती है तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इफ मोड जेड माइनस जेड बार प्लस मोड जेड प्लस जेड बार किसके इक्वल है के देन स्क्वायर। इफ दिस इज इक्वल टू रियल जेड और इमेजिन जेड देन पैराबोला, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट यहाँ पे लिखे हैं, ये भी पूछ सकता है कि आप बताओ कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। और ये प्रूव कैसे करने हैं, जेड की जगह हम रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड 1 की जगह कोई भी अगर पॉइंट गिवन है तो ठीक है, नहीं तो x1 प्लस आयोटा y1, और इसको ऐसे ही हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा, वहाँ पे पॉइंट्स गिवन होंगे, z1 z2 गिवन होंगे। n पॉइंट्स नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर देन नंबर, अगर हमारे पास n पॉइंट्स गिवन है उनमें से कोई भी 3 पॉइंट मतलब कोलिनियर नहीं है
तो वो उस वहाँ पे फॉर्मूला आएगा NC3। अगर हमें निकालना है क्या, नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर देन नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ ए ट्रायंगल आर NC3। ठीक है, अगर n पॉइंट्स हैं, m कोलिनियर उसने बता रखे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे यहाँ पे NC3 माइनस MC3। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद है LM, टू स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग m एंड n पॉइंट्स देन नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन कितने हो जाएंगे MC2 माइनस NC2। जब हमारा जो DT+B का एग्जाम होगा, एस्टेट का एग्जाम होगा, तो वहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पे हम सीधा क्या लगाएंगे, फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है ये तीनों रिजल्ट, अच्छे से आप लोग कर लेना इसको याद। नेक्स्ट हमारे पास है टू सेट ऑफ कोप्लेनर लाइन आर कंटेनिंग m पैरेलल लाइंस एंड अदर कंटेनिंग n पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग फर्स्ट सेट देन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पैरेललोग्राम। टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पैरेललोग्राम इसने बोला है, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि दो सेट हमारे पास गिवन है। ठीक है, कोप्लेनर लाइंस गिवन है, एक कंटेन करती है m पैरेलल लाइंस को, दूसरी कंटेन करती है n पैरेलल लाइंस को, और इंटरसेक्टिंग करती है फर्स्ट सेट। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पैरेललोग्राम बनेंगे MC2 डॉट NS2, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ओके, तो ये सारा कॉम्प्लेक्स का निचोड़ यहाँ पे था, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। कंप्लीट कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे आपको दर्शन हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशन प्लस और माइनस इज कॉल्ड। ये तो होगी बाइनोमियल की डेफिनेशन। अब बाइनोमियल थ्योरम देखिए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन a प्लस बी की पावर n क्या होता है, सबको खोलनी आती है। बाइनोमियल एक्सपेंशन NC0 a की पावर n B0 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 B1 प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 B2 प्लस NCn a की पावर 0 Bn। उसके बाद है a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू समीशन। इसको हम समीशन की फॉर्म में ऐसे ले सकते हैं। ये कुछ एक फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, x माइनस वाई की पावर n में क्या आएगा, अल्टरनेट साइन माइनस प्लस इस टाइप से अल्टरनेट साइन चलते रहेंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n में प्लस चलते रहेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर n में भी क्या चलते रहेंगे, माइनस प्लस इस टाइप से। और यहाँ पे देखिए NC0 प्लस NC1 कोफिशिएंट ऑफ ऑल n टर्म्स इवन, टोटल टर्म्स जो होंगी उनका तो सम होगा 2 की पावर n। अगर ओड सम पूछे और इवन सम पूछे तो यहाँ पे इवन और ओड का हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। और यहाँ से अल्टरनेट साइन जो आएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा 0। और ये होता है, ये हमारे पास है इवन टर्म्स, ये हमारे पास है ओड टर्म्स, और किसके को होगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म। अगर एक्सपेंशन इस टाइप से गिवन है, ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेंगे, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n देन नंबर ऑफ टर्म्स हमें बतानी है। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब n की वैल्यू इवन है तो n/2 प्लस 1, ओड है तो n प्लस 1/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो है प्लस का साइन और यहाँ पे आ जाए अगर माइनस का साइन, तो उस केस में क्या रहेगा, इवन है तो n/2, ओड है तो n प्लस 1/2 हमारे पास आएगा। ठीक है, उसके बाद है जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है, TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म का ये कोफिशिएंट हमारे पास है। मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर n इवन है तो एक ही मिडल टर्म आएगी, अगर ओड है तो 2 मिडल टर्म आएगी। इवन है तो कौन सी मिडल टर्म होगी, n/2 प्लस 1th टर्म, और n अगर ओड है तो कौन सी टर्म होगी, 2 मिडल टर्म, n प्लस 1/2th और n प्लस 3th/2। यहाँ पे क्या ऐड करा है मैंने, 1 और यहाँ दूसरी में 3, तो 2 मिडल टर्म होंगी। इसके भी पूरे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से आएंगे, तो ये फॉर्मूले अच्छे से ध्यान कर लेना, मतलब याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद है डेटरमिनेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म्स फॉर्म 1। देखिए मेथड 1, डेटरमिनेटर kth टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन। अगर वो पूछे कि फाइंड द kth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n इज, तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे n प्लस 2 माइनस kth का मतलब जो उसने टर्म पूछी है वो, और n का मतलब जो पावर है वो, और 2 अपनी तरफ से फॉर्मूले वाला प्लस कर देंगे। तो n प्लस 2 माइनस kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हम वहाँ पे निकाल देंगे। दूसरा मेथड है a प्लस बी की पावर n, पूछे kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ b प्लस a की पावर n। तो इस टाइप से अगर पूछे बिगिनिंग से तो हम क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन की kth टर्म वहाँ पे निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर हमसे पूछे कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो क्या करेंगे, इसका मतलब होता है द टर्म हैविंग नो पावर ऑफ x। ठीक है, पावर नहीं होनी चाहिए x की, तो वो मतलब ख़त्म करना है। उसके बाद है इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म होता है TR प्लस 1 यानी कि NCR।
कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन हमने किए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में। तो यहाँ से देखिए कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म होता है NCR। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r पूछे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, 5, 6 ऐसे पूछे तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी हमारे पास n होगा वो NC4 NC5 सीधा यही निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। इस एक्सपेंशन, अगर ये एक्सपेंशन आ जाए तो इसमें हमारे पास होगा -1 की पावर r आ जाएगा, बस साथ में -1 की पावर r, और कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म्स इन दी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन। मल्टीनोमियल एक्सपेंशन का मतलब अगर इस टाइप से हमारे पास एक्सपेंशन आ जाए तो उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो उसमें होंगी n + k-1 ck-1 n ये पावर वाला, k टोटल नंबर ऑफ जितने भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन मतलब टर्म वेरिएबल गिवन है वो, और -1 फिर ck-1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म है, ये एग्जांपल x + y + z। अब k कितने हैं यहाँ पे 3 है, पावर 4 -1, तो इस टाइप से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद है जनरल टर्म इन दी एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म क्या होगी, n + 1 × a डिवाइड बाई x + a = k, ये हमारे पास होती है जनरल टर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इफ़ k इज़ एन इंटीजर देन tk एंड tk+1 आर बोथ ग्रेटेस्ट टर्म। अगर k इंटीजर आ जाता है तो ये दोनों ही हमारे पास क्या होंगी, ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। अगर k इंटीजर नहीं है तो लेट m बी इट्स एन इंटीग्रल पार्ट। मान लो हमारे पास ये आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन में हमारे पास आया था 6.93, तो ये इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारी मतलब इंटीग्रल पार्ट जो होगा वही हम यहाँ पे लेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा 6। मान लो k हमारे पास इस टाइप से आ गई तो m हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो हम निकालेंगे t6+1, तो ये ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। डेसिमल के बाद वाली नंबर हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी, ये इसका फॉर्मूला जो ऊपर हमने पढ़ा है ये वाला। तो यहाँ से देखिए अब क्या है हमारे पास, यहाँ से ये हो गया हमारे पास, इसको हम इस टाइप से बना लेंगे 2x + 5 की पावर 12 इज द ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन x = 3। तो ये सारे फॉर्मूले में हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये देखिए इंटीग्रल पार्ट इसका क्या आया है 5, तो यहाँ जो tm+1 दैट इज t5+1 यानी कि t6 इज द ग्रेटेस्ट टर्म, इसकी t6 होगी। ये इस फॉर्मूले से हमें पता चली है, ठीक है। ग्रेटेस्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। किसी इंडेक्स के लिए जो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है वो क्या होगी, when n is a negative integer or a fraction then the expansion of a binomial is possible only when। कैसे कब पॉसिबल होगी, जब n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है या कोई फ्रैक्शन है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन पॉसिबल होगी जब, कब, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1, फर्स्ट टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए 1, एंड सेकंड टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन 1, दूसरी टर्म हमेशा क्या होनी चाहिए 1 से छोटी। देन दस वन n बिलोंग्स टू क्यू बट n इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। n किस में होना चाहिए, रैशनल नंबर में, लेकिन n कैसा है, नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। मोड ऑफ x लेस देन 1 देन इट स्टेट्स दैट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये स्टेट करेंगे। तो 1 + x की पावर n, इसके लिए हमारे पास ये कंडीशंस होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑप्शन में भी पूछ लेगा, अगर ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इस टाइप से ओपन है तो इसमें कंडीशन क्या लगेगी, ऑप्शन दे देगा मोड x लेस देन 1, मोड x ग्रेटर देन 1, n बिलोंग्स टू क्यू, डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, या फिर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस टाइप से दे देगा तो हमें हमारा ऑप्शन आएगा कि हमेशा ये कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी, जब मोड x क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो इस टाइप से हम खोलेंगे 1 + nx + n × n - 1 2 फैक्टोरियल, वही ना nc0 nc1 nc2, वही फैक्टोरियल यहाँ पे खोले हुए हैं, ठीक है, nc3। अब उसके बाद है जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, tr+1 का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास सीधा डायरेक्ट, क्या होता है NCR x की पावर r, तो NCR को इसने यहाँ पे ऐसे खोला हुआ है, ठीक है। इफ़ मोड x इज लेस देन 1/2 देन फिफ्थ टर्म इन दी एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन की फिफ्थ टर्म बताओ, तो t5 t4+1 सीधा क्या करेंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जनरल टर्म हमारी निकल जाएगी। उसके बाद है हमारे पास सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, मोड x इज लेस देन 1 एंड n बिलोंग्स टू क्यू बट n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन, तो अब यहाँ पे 1 + x की पावर n 1 - x की पावर n, ये हमारे पास कुछ रिजल्ट हैं। ये मेन पार्ट इसका ये है, ये इसका मतलब ये है मोड x तो क्या कंडीशन है, 1 लेस देन 1 है, n बिलोंग्स टू कैसा है, रैशनल नंबर है, n नेचुरल नंबर में से नहीं होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर में से नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है,
क्योंकि अभी देखिए पावर ऊपर अभी दिखाया था ना, तो n की वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव, तो ये नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर लिए, सारे फॉर्मूले लिख दिए। अब क्या करेंगे, n को 1 2 3 पुट करेंगे तो ये -1 तो 1 प्लस -1 में 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो प्लस आएंगे सारे, 1 प्लस -1 है तो भी यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स की पावर -1 है तो इसको मैं ऐसे लिखूँगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सोन, इस टाइप से। फिर उसके बाद है 1 माइनस एक्स की पावर -2 अगर आ जाए, वैसे यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे होना चाहिए -1 माइनस एक्स माइनस पावर -1 आ जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस है ना, दोनों माइनस हैं, 1 प्लस 1 माइनस था, यहाँ पे तो अल्टरनेट आना चाहिए मेरे हिसाब से, ये हो जाएगा प्लस, ये इस टाइप से हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, इस टाइप से। और यहाँ पे अगर ये माइनस है ना 1 माइनस एक्स की पावर -1 तो ये प्लस 1 प्लस, मेरे को लग रहा है मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। और ये एक्स 2 बार लिखा है, ये गलत है, इसको ठीक कर लेना आप, एक ही बार आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 1 माइनस एक्स की पावर -2 है तो यहाँ पे दोनों माइनस है तो ये प्लस हो गया, तो ये कंडीशन यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1 के लिए, तो ये ठीक है। और यहाँ पे आप ठीक कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, तो ये वाला एक्स्ट्रा लिखा गया है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, 1 माइनस प्लस, इस टाइप से इसको ठीक कर लेना। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होती है, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज इन ए स्पेसिफिक पैटर्न इज नोन एज सीक्वेंस, अरेंजमेंट ऑफ द नंबर अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेट रूल इज नोन एज ए प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस एंड सीरीज है जो हमारी 11th-12th की है वो वाली है। ठीक है, तो क्या होती है, एक अरेंजमेंट होती है नंबर की, ठीक है, स्पेसिफिक पैटर्न में उसको लिखा होता है, यानी कि अरेंज किया होता है अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल के हिसाब से, तो क्या होती है सीक्वेंस। तो देखिए इस टाइप से ये क्या है कि सीक्वेंस है, बिकॉज इट फॉलोज ए स्पेसिफिक पैटर्न ये फॉलो कर रही है। ठीक है, 10 20 30 40 इज ए प्रोग्रेशन एंड डिफरेंस इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट नंबर, या 10। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। ठीक है ना, AP GP HP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिकेटिव टर्म इज ऑलवेज ए कॉन्स्टेंट नंबर इज नोन एज, क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिकेटिव, दो लगातार टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, तो AP है। फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। देखिए अब ये है A हमारे पास 2 है, D हमारे पास 2 है, थ्रू आउट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो ये हमारे GP है। जनरल टर्म ऑफ AP अर्थमेटिक AP है, तो जनरल टर्म ऑफ AP क्या होगी, दैट इज nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और kth टर्म फ्रॉम दी एंड वही सेम n प्लस 1 माइनस kth, ऊपर वाली में जो बाइनोमियल करी थी उसमें n प्लस 2 था, माइनस kth टर्म फ्रॉम दी बिगनिंग, अब यहाँ पे प्लस 1 है, इतना फर्क है बस। ठीक है, an हमारे पास an प्लस b, d यहाँ पे क्या है a, उसके बाद है an हमारे पास देखिए ये है, d हमारे पास 5 है, तो यहाँ से हम कैसे सोल्व करेंगे, सम ऑफ n, d यहाँ से क्या 5, इसको सोल्व करने के फॉर्मूला हमारे पास पता है, n को 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, a2 आ जाएगा, a3 आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n, AP क्या होता है Sn, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू में a प्लस में l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। रिजल्ट हमारे पास है Tn, कैसे निकालते हैं, D कैसे निकालते हैं, और Sn हमारे पास क्या होता है, इफ देन D इज इक्वल टू 2a, इस टाइप से ये कुछ एक रिजल्ट है। उसके बाद है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमारे पास कैसे होता है, a प्लस b/2, दो टर्म्स का अर्थमेटिक मीन, या 2a इज इक्वल टू a प्लस b। रिमार्क हमारे पास है, इफ a b c आर इन AP देन b इज इक्वल टू a प्लस c/2, देन मीन्स b इज देन AP ऑफ a एंड c, मतलब a और c के बीच में हमारे पास b कोई अर्थमेटिक मीन गिवन है, तो वहाँ से फॉर्मूला बनेगा b इज इक्वल टू a प्लस c/2। ठीक है, a b c हमारे पास AP में गिवन, तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास 3 नंबर का इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर का लिखा है जब a और b है हमारे पास, और यहाँ पे जब 3 है a b और c, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी एन पॉजिटिव नंबर्स, एन पॉजिटिव नंबर्स है तो उसका अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय n कर देंगे। सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन a एंड b के बीच, अगर n अर्थमेटिक मीन्स मतलब n वैल्यूज गिवन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, तो हो जाएगा n/2 a प्लस में b। फॉर न्यूमेरिकली कैलकुलेशन 3 टर्म्स
के लिए हम करेंगे 4 टर्म्स अगर हमारे पास हैं तो ये यूज़ करेंगे, 5 टर्म्स हमारे पास हैं तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो कई बच्चों को पता नहीं होता, जब हम AP फाइंड आउट करते हैं ना तो मतलब ये बोल देते हैं कि फर्स्ट 3 टर्म इन AP, फर्स्ट 4 टर्म इन AP, तो बच्चे क्या पता मतलब यही यूज़ कर लेते हैं, इसको यूज़ करके मतलब पिछले वाली टर्म ले लेंगे A-2D, फिर ये हो जाएगा A+2D, तो इस टाइप से कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक रूल है, अगर 3 टर्म पूछे, 3 टर्म बोल दे कि वो AP में, तो हम ये लेंगे, अगर नहीं गिवन कुछ भी तो इस टाइप से कंसीडर करेंगे। 4 टर्म अगर हमारे पास हैं तो हम इस टाइप से यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, और अगर 5 टर्म्स हमारे पास गिवन दी है कि 5 टर्म्स आपने लेनी है तो ये इस टाइप से हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम ये ऐसा मान के करेंगे ना तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थी कैसे करनी है। उसके बाद है GP, रेशो बिटवीन टू एनी कंसेक्टिव टर्म इज ऑलवेज ए कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड GP। तो रेशो सेम आना चाहिए, A=2, रेशो का मतलब 4/2, 8/4, 16/8, तो इस टाइप से ये रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जनरल टर्म वही AN क्या होता है, A×R⁻n−1, kth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए GP क्या होती है, AR⁻k, nth टर्म सम ऑफ nth टर्म SN=A×1 - Rn, 1 - R। ये कंडीशन कब होगी, जब R<1 होगा, जब R>1 है तो Rn पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना, ये पहले आ जाएगा। SN=NA, वेयर जब R की वैल्यू 1 है तो SN की वैल्यू आ जाएगी N=A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ एन इनफाइनाइट GP सीरीज क्या होता है, A/1 - R हमारे पास होता है। R की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है। जब R की वैल्यू >=1 हो जाए तो जो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हो किसको टेंड करता है, इन्फिनिटी को ही टेंड करता है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 नंबर का रूट AB, 3 नंबर का हमारे पास होता है B=√AC और G² हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या होता है 3 नंबर का B=√AC, n पॉजिटिव नंबर है, A1 AN हमारे पास कोई GP में टर्म सीरीज मतलब GP गिवन है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, nth टर्म का ये हो जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी सबकी। उसके बाद है 4 न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस पोजीशन ऑफ टर्म इन ए GP क्या हो जाएगी, 3 टर्म्स इस टाइप से लेनी है, 4 टर्म्स पूछे तो इस टाइप से, 5 टर्म्स पूछे तो इस टाइप से आप लोगों ने लेनी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर AP GP का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये कैलकुलेशन आपको मतलब ये पता होनी चाहिए। 3 टर्म्स के लिए हमें ये वैल्यू कंसीडर करेंगे तो जल्दी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे ही 4 और 5 के लिए। उसके बाद है हार्मोनिक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ AP, सेम जैसे रेसिप्रोकल मतलब AP को सोल्व करते हैं सेम हार्मोनिक को भी ऐसे ही सोल्व करना है, बस उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल हमें करना है, ठीक है। जनरल टर्म क्या होती है, Tn=1/n-1 और An हमारे पास ये होता है ना AP में, और इसका रेसिप्रोकल हो गया Tn यानी कि हार्मोनिक में। nth टर्म हमारे पास हो गया SN=1 यहाँ पे ये है D, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ये कई बच्चों ने नहीं पढ़ा ये रिजल्ट, क्योंकि हमसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक मीन। तो मैं बता रही हूँ, SN का फॉर्मूला हमारे पास है SN=1/D log of 2a + 2n - 1 × D / 2 of a - D। ये आप लोगों के लिए नया हो सकता है, ठीक है, तो हमें रिस्क नहीं लेना है, हम ये भी पढ़ेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अगर हमें सम फाइंड आउट करना हो तो क्या फॉर्मूला होगा। हार्मोनिक मीन क्या होगा, B=2AC अपॉन में A+C, हार्मोनिक मीन =2AB अपॉन A+B, 2 नंबर का ये हो जाएगा, 3 नंबर का ये हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन AM GM एंड HM क्या होता है, A इज ग्रेटर देन मतलब अर्थमेटिक मीन बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक और फिर हार्मोनिक, और इसको ये रिलेशन होता है G² = AH। इफ A एंड G आर हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक देन 2 पॉजिटिव नंबर देन दीज नंबर आर, ये स्टेप से हमारे पास होंगे, ठीक है। ये भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट है, ये मतलब काम आएंगे, सारा काम आएगा आपको पेपर में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए सम स्पेशल सीरीज, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अभी पढ़ा है, इवन नेचुरल नंबर n × n+1, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर n², सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर ये हमने पढ़ के आए हैं PMI वाले में। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट G1 G2/H1 H2 होता है A1 + A2 अपॉन H1 + H2, हार्मोनिक ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक, ये हमने प्रूव भी किया था पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में कैसे आया। उसके बाद है सेकंड AN+1 + BN+1 / AN + BN, तो H जब n की वैल्यू यहाँ पे -1 हो जाएगी तो हार्मोनिक बन जाएगा, n की वैल्यू -1/2 आ जाएगी तो ज्योमेट्रिक, और n की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो ये बन जाएगा हमारे पास अर्थमेटिक, ठीक है। ज्योति शिक्षालय चैनल को कर देना सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, वीडियो अच्छी लगे तो ओके,
उसके बाद है ऑल दी वेरी बेस्ट, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। चलिए फिर आगे फिर शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, टेबल सबको बनानी आती है। 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1, फिर इसकी वैल्यू 0, इसकी इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, ये सारी सीधा डायरेक्ट मैंने वैल्यू लिखी है। टेबल आप लोगों को बनानी आती है। साइन कोस टेंजेंट मेन होती है, 3 वैल्यू ये याद रखनी, तीनों आप लोग ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशो में रिलेशन पता है, टेंजेंट थीटा क्या होता है, आइडेंटिटीज हम क्या यूज़ करते हैं वो सारा यहाँ पे लिखा है, ये आप रीड आउट कर लेना क्योंकि ये हमने सारा करा हुआ है ना। डोमेन और रेंज हमें पता होनी चाहिए जब हम फंक्शन 1, 1 ऑन 2 प्रूव करेंगे और कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूव करेंगे, तब ये काम आएंगी डोमेन और रेंज, ठीक है। साइन की क्या होती है, डोमेन और रेंज क्या होती है, कोस की क्या होती है, सब यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आप लोग एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो इन क्वाड्रेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं क्वाड्रेंट्स में, देखो ये होते हैं हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स। ये होता है 0, π/2, 180 और 3π/2, ठीक है, 270। तो यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, जो जो पॉजिटिव होते हैं, जो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है, लिखा हुआ है, चेंज कर सकते। देखिए अब चेंज कहाँ पे होगा, नो चेंज। नो चेंज कब होगा, मतलब साइन को कोस में हम चेंज नहीं करेंगे, साइन साइन ही रहेगा, और वो कब रहेगा जब हम उसको पाई 2 पाई 3 पाई के अंदर से, मान लो अगर एंगल माइनस हो रहा है ना, जैसे ये हो रहा है साइन पाई माइनस थीटा हम करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, साइन थीटा ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। साइन 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो भी साइन थीटा रहेगा, और साइन 3 पाई माइनस थीटा करेंगे तो भी साइन थीटा, मतलब ये चेंज नहीं होगा पाई 2 पाई और 3 पाई पर। चेंज कब होगा, जब π/2 और 3π/2 में से हम एंगल को माइनस करेंगे, ठीक है, तब हमारे पास क्या रहेगा, ये चेंज रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये है जैसे साइन 2 to 5 है, साइन 180 प्लस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा प्लस नो चेंज। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, यानी कि चेंज हो जाएगा। 180 अगर ऊपर चलेंगे तो माइनस, नीचे आएंगे तो प्लस। 90 अगर साइड में मतलब लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस हो जाएगा, और राइट साइड चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। इस टाइप से हम इसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास सम और डिफरेंस फॉर्मूला, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला साइन ए प्लस माइनस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये सारे फॉर्मूले आपने यहाँ पे रीड आउट कर लेने हैं, ठीक है। ये जो EF कितने फॉर्मूले ये सारे काम आएंगे आपको। अब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे या कोई एरिया निकालेंगे, या मतलब कहीं पर भी, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़रूर से भी ज़रूर आएंगे। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ज़्यादातर इस फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड। साइन C प्लस डी का फॉर्मूला 2 sin C प्लस d/2 cos C माइनस d/2, ठीक है। तो इस टाइप से इन फॉर्मूलों पे बेस्ड ज़्यादातर हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आप लोगों ने जब प्रैक्टिस की होगी तो देख भी लिया होगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग एक बार याद जरूर करेंगे, क्योंकि कल के एग्ज़ाम के लिए आपको करना ही करना है। इसमें ना का कोई चांस नहीं है कि हमसे नहीं हो रहे तो हम नहीं करेंगे, ये आपने ज़रूर करने हैं। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे आप ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा नया खास है नहीं। कुछ एक वैल्यू है, देखिए साइन 15 डिग्री की वैल्यू ये होती है √3 - 1/2 √2। सो कोस 50 डिग्री की बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ लिखी हैं। टेंजेंट 15, कोट 15, साइन 22.5, कोस 22.5, टेंजेंट 22.5। तो इस टाइप से सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या किसकी होती हैं। उसके बाद है जब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, a sin x प्लस b cos x की, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम होती है √a² प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम होती है माइनस का साइन √a² प्लस b², ठीक है। और यहाँ पे ये रिजल्ट्स होते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इनकी मिनिमम वैल्यू होती है 2, अगर ये रिलेशन है तो, ठीक है। रिजल्ट अगर साइन x 0 है तो जनरल वैल्यू होती है x = n π, कोस x 0 है तो जनरल वैल्यू होगी x = 2n + 1 × π/2, और साइन x = 0 देन x = n π, n बिलोंग्स टू z। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, साइन थीटा साइन अल्फा, अगर बराबर हैं दोनों तो ये भी हम बहुत बार यूज़ करेंगे क्वेश्चन जब हम करेंगे ना। इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछ भी लेगा तो वहाँ पे ये यूज़ करेंगे। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल आ जाता है तो थीटा हमारे पास इस टाइप से हो जाएगा। कोस थीटा कोस अल्फा के इक्वल है तो इस टाइप से। तो ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है।
साइन फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसका प्रूफ भी हमने किया है कोसाइन फॉर्मूले का प्रूफ, ठीक है। तो ये अच्छे से है, इंपॉर्टेंट है कोसाइन फॉर्मूला, आप मतलब ये प्रूफ जरूर करना, ठीक है ना। कई बार पूछ लेता है, क्योंकि पिछली बार हमने एग्जाम दिया था तो हमसे आइडेंटिटीज़ का ही प्रूफ पूछ लिया था, तो ये भी एक प्रकार की आप सोच लेना आइडेंटिटी है, तो कोई रिस्क नहीं लेना, ये करना है। साइन फॉर्मूला, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ से होता है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन ई, साइन सी। साइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कोसाइन वाला फॉर्मूला है, कोस ए, कोस बी और कोस सी, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए। प्रोजेक्शन फॉर्मूला ये होता है ए बी सी, ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी, बी इज इक्वल टू सी कोस ए कोस सी, सी इज इक्वल टू ए कोस बी प्लस बी कोस ए। उसके बाद है नेपियर्स एनालॉगी, ये भी आपने शायद ही पढ़ी होगी। नेपियर्स एनालॉगी ये क्या आती है, टेंजेंट ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कोट सी बाई टू, टेंजेंट बी माइनस सी बाई टू, बी माइनस सी प्लस सी कोट ए बाई टू, टेंजेंट सी माइनस ए बाई टू, सी माइनस ए, सी प्लस ए कोट बी बाई टू। तो ये नेपियर्स एनालॉगी हमारे पास होती है। उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एज वी नो दैट द इनवर्स ऑफ अ गिवन फंक्शन वुड बी एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 और ऑन टू हमारे पास हो जाएगा। बट इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इट इज नॉट इजी टू डिफाइन देयर इनवर्स। तो देखिए क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स पढ़ रहे हैं हम, फंक्शन कब इनवर्स होता है, जब उसका एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कब करेगा, जब वो 1 1 और ऑन टू होगा। अब लेकिन इसने बोला है ट्रिग्नोमेट्री के केस में ऐसा नहीं हो सकता, हो इतना इजी नहीं है इसको डिफाइन करना है उसका इनवर्स। देखिए कैसे, जैसे फंक्शन साइन एक्स है, इसकी डोमेन आर है, रेंज हमारे पास है -1 to 1, एज साइन 0 पे वैल्यू 0 है, साइन पाई पे वैल्यू कितनी है 0, तो ये 1 1 तो नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हमारे पास आ गई, तो ये 1 1 तो हुआ नहीं। सो एट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, सिंस एक्स हैज सेम इमेज, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट 1 1, तो इसका मतलब हैंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब साइन एक्स का इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सिमिलरली ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आल्सो हैव सेम प्रॉब्लम, सबके साथ यही सेम प्रॉब्लम रहेगी। उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होंगे, इफ साइन वाई इज इक्वल टू एक्स मीन्स दैट वाई इज एन एंगल हुज साइन इज एक्स, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इस टाइप से हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हैं, ये आपने याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स की क्या होती है, टेंजेंट की डोमेन क्या होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये याद रखनी है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 कैसे निकालेंगे, साइन इनवर्स 1/√2 क्या है, थीटा, साइन थीटा 1/√2, थीटा बिलोंग्स टू π/4, थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले आएंगे तो साइन मतलब वही थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 है ना, साइन थीटा 1/√2, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1/√2 किस पे होता है, π/4, और ये किसके अंदर जा रहा है, बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, और ये क्या थी हमारे पास, साइन की इनवर्स एक्स की रेंज, ठीक है ना। तो रेंज यहाँ पे होगी, तो रेंज के अंदर चला गया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू इसकी क्या आ गई, π/4। अब ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको पता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के इक्वल, जब ये रेंज के अंदर जाएंगे तब ये एप्लीकेबल होंगे, अगर ये रेंज के अंदर बिलोंग नहीं करती है एक्स की वैल्यू तभी हम ये नहीं लगा सकते। अब जब बाहर साइन है तो साइन की रेंज यहाँ पे क्या होती है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। जब बाहर साइन इनवर्स है तो इनवर्स वाली रेंज चेक करेंगे, इनकी रेंज चेक करेंगे, और जब इनवर्स नहीं है, बिना इनवर्स के सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, तो बाहर वाले की रेंज जो होगी वो लिखेंगे, ठीक है। तो कभी सोचो कि ये कैसे लिखा है। प्रॉपर्टी थर्ड, साइन इनवर्स -x माइनस साइन कोस पाई माइनस, तो ये माइनस वाले फॉर्मूले हैं यहाँ पे, ये आप देखना। उसके बाद है प्रॉपर्टी 4, साइन इनवर्स 1/x होता है, कोसिकेंट इनवर्स इस टाइप से लिखे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, रिजल्ट से इनके प्रूफ मैंने आपको करवा रखे हैं। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 कैसे आया, ठीक है ना। ये मेरी शॉर्ट्स वीडियो आप लोग देख लेना, यूट्यूब चैनल पे डाली हुई, तो इन 2-4 प्रॉपर्टीज़ के मैंने प्रूफ यहाँ पे करवाए हैं, इंपॉर्टेंट है, पिछली बार हमसे भी पूछी गई थी कोस वाली शायद प्रॉपर्टी, तो ये सारे आपने यहाँ पे ढंग से करने हैं, फॉर्मूले भी और प्रॉपर्टीज़ के इनके प्रूफ भी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं फॉर्मूलेस, प्रॉपर्टीज़, ये सारे आपने यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगा, PDF का चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा लेना और इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना या फिर नोट कर लेना। बाकी नोट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप वीडियो में से देख देख के कितना ही लिख लोगे PDF डाउनलोड करके, ठीक है। तो PDF का प्रिंट आउट ही निकलवा लेना, बेस्ट है, ठीक है। प्रिंट आउट आप निकलवा लोगे तो आपको जल्दी आसानी होगी पढ़ने में, ठीक है। तो ये कुछ 8 प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद है कुछ रिजल्ट्स, ये सारे रिजल्ट्स हमने कर लिए थे, प्रूफ भी हमने यहाँ पे कर रखा है, शॉर्ट वीडियोज़ में आप देख लेना, ठीक है।
मिल जाएगा। और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आपने की है तो वहाँ पे भी मैंने करवाए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाए हैं, टेंजेंट वाले नहीं करवाए क्योंकि टेंजेंट वाले बहुत ही लेंथी थे, बहुत ही ज़्यादा लेंथी, तो इतने लेंथी वो नहीं देगा क्योंकि 1 से 2 पेजेस के प्रूव है यहाँ पे। तो साइन और कोस के मैंने यहाँ पे करवाए हैं, टेंजेंट का भी 1-2 ही करवाया होगा, अगर करवाया होगा तो ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपने याद रख लेने हैं। उसके बाद है द पॉइंट। द पॉइंट में क्या होता है, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास x इज टू आर कोस थीटा, y इज टू आर साइन थीटा। पोलर फॉर्म अभी हम पढ़ के आए थे, थीटा हमें पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है 2D में क्या होता है। फिर उसके बाद है पोलर फॉर्म का, ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर पोलर फॉर्म में है तो डिस्टेंस हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा माइनस थीटा1 माइनस थीटा2। ये हमारे पास होती है पोलर फॉर्म। उसके बाद है, इतना ही था हमारे पास पॉइंट में, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे बता दिए, फॉर्मूले ही थे सिर्फ और कुछ नहीं है। फंक्शन का हमें पता है, ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है। ईच एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू x इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू y अंडर द रूल ऑफ f। ठीक है, हर एक एलिमेंट की हमारे पास इमेज होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। उसके बाद देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। रेंज ऑफ f इज, रेंज का मतलब होता है इमेज। ठीक है, ये बात यहाँ पे रख लेना, जो भी इमेज आएंगी उनका जो सेट बनेगा वो होती है रेंज। रियल और रियल वैल्यू, रियल एंड रियल वैल्यूड। रेंज ऑफ ए फंक्शन इज आइदर सेट ऑफ रियल नंबर और ए सबसेट ऑफ रियल नंबर दैट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड। ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया है, रियल वैल्यूड फंक्शन में और रियल फंक्शन में क्या फ़र्क है। रियल वैल्यूड क्या रहेगा, रेंज ऑफ ए फंक्शन इज आइदर, रेंज जो फंक्शन की रेंज होगी या तो वो रियल नंबर होगी या उसका सबसेट होगा रियल नंबर्स का, तो वो होती है रियल वैल्यूड फंक्शन। आल्सो इफ द डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन आर आइदर रियल, डोमेन और रेंज अगर रियल है या सबसेट ऑफ रियल है तो वो होता है हमारे पास रियल फंक्शन। और इसमें डोमेन का कोई रोल नहीं होता, इसमें सिर्फ रेंज का ही रोल होता है रियल वैल्यूड फंक्शन में। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास होता है y इज इक्वल टू एक्स, डोमेन होती है r, रेंज होती है r। कांस्टेंट फंक्शन ये हमारे पास कब काम आएंगे, जब हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी प्रूव करेंगे या कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे या डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करेंगे, जब हमारे पास ये फंक्शन की डोमेन और रेंज काम आएंगी, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन आर, रेंज हमारे पास है सी। लीनियर फंक्शन इस टाइप से होता है, f(x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी), डोमेन रियल नंबर, रेंज हमारे पास रियल नंबर का सेट। मॉडुलस फंक्शन इस टाइप से होता है, इसको ऐसे ओपन करते हैं और इसका ग्राफ हमारे पास होता है, डोमेन हमारे पास पूरा रियल सेट, रेंज हमारे पास होता है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि मोड जो है नेगेटिव को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव यहाँ पे कर देता है। उसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, f(x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 3.2 का हमारे पास -4, ये उसका ग्राफ दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन होती है r, रेंज होती है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, इस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं, f(x इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, डोमेन हमारे पास होती है r, रेंज हमारे पास होती है सेमी ओपन इंटरवल 0 से 1। तो ये इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है। और ये अगर इन फंक्शन का ग्राफ हमें बनाना आता है ना, डोमेन और रेंज हमें पता है, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। और कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी की हमने अच्छे से वहाँ पे डेफिनेशन वगैरह की है, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। ग्राफ से भी हम पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद है सिग्नम फंक्शन और साइन फंक्शन। क्या होता है, जब x ग्रेटर देन 0 तो 1, 0 है तो 0 और लेस देन 0 है तो -1, ये वैल्यू आएंगे। डोमेन हमारे पास होती है रियल नंबर्स का सेट, रेंज हमारे पास होगी -1, 0 और 1, इस टाइप से। ठीक है, इवन फंक्शन f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, ऑड फंक्शन f ऑफ -x इज इक्वल टू -f ऑफ x, पीरियोडिक फंक्शन f ऑफ x प्लस t इज इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, मतलब फंक्शन में अगर हम कोई टाइम मतलब ऐड कर दें कुछ भी वैल्यू, अगर वो वही सेम फंक्शन हमें लौटा देती है, तो इसका मतलब जो t है, जो वैल्यू है, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसका टाइम पीरियड वो हो जाएगा फंक्शन का। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है पीरियोडिक होता है, विद कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल पीरियड्स। जैसे f ऑफ x इज ए पीरियोडिक t, देन f ऑफ x ax प्लस b हैज़, इसका लीनियर फंक्शन का जो पीरियड होगा वो होगा t अपॉन मोड a। और इस टाइप से जो फंक्शन होगा उसका होगा t अपॉन n, एंड f(x) बाय n है तो n t रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, इतना फर्क है बस इसमें। उसके बाद अगर इस टाइप से हमारे पास 1/fx रूट f(x) प्लस a इंटू f(x) प्लस a r, इस टाइप से है तो उसका पीरियड होता है हमारे पास t। इफ पीरियड f(x) एंड gx आर सेम, देन पीरियड ऑफ a इंटू f(x) प्लस g इंटू x, तो वो क्या रहेगा t। अगर f(x) का पीरियड t1 है, gx का t2 है,
तो पीरियड ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोनों का। साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट का पीरियड होता है 2 पाई। फिर टेंजेंट और कोट का पीरियड हमारे पास होता है पाई। उसके बाद अब मोड अगर आ जाए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो उनका हो जाएगा पाई। साइन की पावर, कोस की पावर, सीकेंट की पावर, कोसिकेंट की पावर आ जाए कुछ भी, जैसे साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन 4, तो वहाँ पे 2 पाई होएगा। और कब होएगा, जब एन की वैल्यू ओड है तो पीरियड्स इनका 2 पाई हो जाएगा, और जब एन की पावर इवन है तो पीरियड आ जाएगा पाई। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, टेंजेंट और कोट की पावर एन है वही, विद पीरियड क्या रहेगा, आर पीरियोडिक विद पीरियड पाई। इसमें इवन ओड का कोई चक्कर नहीं है, इसमें पाई ही रहेगा। अब हमारे पास साइन का मोड प्लस कोस का मोड, अगर इन दोनों का टुगेदर इकट्ठा पूछे कि इनका पीरियड कितना आता है तो पाई/2, इसका टेंजेंट कोट का पाई/2, सीकेंट कोसिकेंट का पाई/2। आई होप आपको ये कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिला होगा। ये पता है, ये चीज़ें अगर हमें याद है ना तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना सोल्व करने के लिए हमें आसानी रहती है, क्योंकि हमें पता तो होता है इनका पीरियड ये होता है। जैसे अब ये कोई मान लो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही बता दे कि प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इनका पता है ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, तो वहाँ से वो रिजल्ट जो भी हमारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन के रिजल्ट है वो लगा के हम यहाँ से इसको सीधा भी सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत काम की चीज़ें हैं ये, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। और जो हमारे ऑप्शनल टाइप एग्जाम होते हैं ना, जैसे DSSB का भी गवर्नमेंट एग्जाम है वो ऑप्शनल टाइप है, सब्जेक्टिव नहीं है, और एस्टेट का भी जो हमारा भी होगा, तो इनमें ये बहुत सारा ज़्यादा हेल्पफुल कर रहेंगे हमारे पास। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1, डोमेन आर है, रेंज हमारे पास ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। केस फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल ए ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ इसका इस टाइप से बनेगा, और कंडीशन हमारे पास ये रहेंगी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस टाइप से। केस 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स है, तो इस टाइप से ये केस रहेगा और ये हमारा ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लोगरिथमिक फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज नॉट इक्वल टू 1। तो लोगरिथमिक फंक्शन की डोमेन ये होती है ओपन इंटरवल 0 से 1 इन्फिनिटी, और रेंज हमारे पास होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो इस टाइप से ओपन होगा, और इसका ग्राफ हमारे पास इस टाइप से बनेगा। अगर ये इन दोनों के बीच में है तो ये वैल्यूज़ रहेंगी, कंसिडर करेगा इस इंटरवल के अंदर, और ग्राफ हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ ए फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इनटू फंक्शन जिसकी कोई पर इमेज नहीं है, ऑन टू फंक्शन एटलीस्ट 1 पर इमेज एग्जिस्ट इन एक्स, कम से कम एक पर इमेज हमारे पास होनी ही होनी चाहिए एक्स की। उसके बाद 1 डिफरेंट एलिमेंट हैज़ अ डिफरेंट इमेज, मैनी 2 डिफरेंट एलिमेंट हैज़ अ सेम इमेज, 2 डिफरेंट की अगर सेम आ जाए तो 1 इंटू फंक्शन मतलब 1 हो जो इंटू हो, 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, 1 और ऑन टू। ज़्यादातर हम ये प्रूव करते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और ठीक है 1 और ऑन टू। उसके बाद है मैनी 1 इंटू जो मैनी 1 और इंटू हो, मैनी 1 ऑन टू जो मैनी 1 और ऑन टू हो। रिजल्ट इफ ए फंक्शन इज ऑड डिग्री पोलिनोमियल देन फंक्शन ऑन टू, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल और कंसेप्ट आप बोल सकते हैं। अगर कोई भी, जैसे हमारे पास ये है x³ प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इस टाइप से इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन रियल टू रियल है। एफ एक्स, एक मिनट, जो फंक्शन आर टू आर पे डिफाइन हो तो ये तो इमेजिनरी वैल्यू देगा ना, तो ये आर पे डिफाइन नहीं है। तो मान लो मैंने ये ले लिया x³ ही ले लिया, सिंगल पोलिनोमियल x³, इसकी डिग्री कितनी है, ओड है, तो ये फंक्शन कैसा बनेगा, ये फंक्शन हमारा बन जाएगा ऑन टू सेट ऑफ रियल नंबर आर टू आर पे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें पता कर मतलब हमें माइंड में आ जाएगा। मान लो अगर कोई फंक्शन उसने दे दिया ना, और रियल आर टू आर हमारे पास जो फंक्शन है वो दे रखा है इस टाइप से, और हमें ये रिजल्ट माइंड में है, अगर ओड डिग्री पोलिनोमियल है तो वो जो फंक्शन है ऑन टू हो जाएगा, तो उसको प्रूव करना भी आसान हो जाएगा। अगर हमारे माइंड में ये रिजल्ट आ जाता है तो उसको हम आसानी से प्रूव करते हैं ऑन टू की डेफिनेशन लगा के। ठीक है, चाहे वो 2.5 नंबर में पूछे चाहे 5 नंबर में पूछे, अगर हमें उसका आंसर पता है तो हम उसको अगड़म तगड़म सिगड़म बना के मतलब उसको प्रूव ही कर देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम। अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे ही मतलब सोल्व करके उसका आंसर मैच करवा दें। ठीक है ना, और हमारा हो भी जाता है। आंसर पता होने के बाद तो हर कोई बच्चा निकाल लेता है ना। देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास अगर रेंज ऑफ ए फंक्शन किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब वो क्या है, ऑन टू है। कोडोमेन और रेंज अगर दोनों बराबर हैं तो फंक्शन कैसा हो जाता है, हमारे पास ऑन टू हो जाता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, कहाँ गायब हो गए सारे पेजेस,
बीच में गायब गायब गायब, मुझे लगता है ये रहा 1 मिनट, देखते हैं 1 मिनट इसको। नेटवर्क एरर की वजह से ये बीच में गायब हो गए थे पेजेस। चलो अब ठीक है, अब आ गई सारी वैल्यूज़। देखिए सारी वैल्यूज़ क्या, सारा मतलब पीडीएफ अब हो गया डाउनलोड। नेटवर्क एरर हो गया था बीच में। देखो तो हम कहाँ थे, मैनी वन ऑन टू फंक्शन हमारा ये हो गया, मैनी वन और ऑन टू जो होता है, ठीक है। अब ये भी हमने पढ़ लिया, जहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन और कोडोमेन बराबर है तो वो फंक्शन कैसा है हमारे पास, ऑन टू है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 इज इक्वल टू x2, देन फंक्शन इज वन वन फंक्शन। तो फंक्शन कैसा है हमारे पास, वन वन फंक्शन है, ठीक है ना। दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस अगर मतलब इक्वल, दो इमेजेस अगर इक्वल है हमारे पास तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं कि वो फंक्शन कैसा है, वन वन है। ग्राफ से देखिए कैसे प्रूव करेंगे, बाय ग्राफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस डू नॉट इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, देन फंक्शन इज वन वन। क्या कहता है, अगर कोई ग्राफ पैरेलल है किसके, जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस के ऐसे पैरेलल है ना, एक्स लाइन के पैरेलल है और वो इंटरसेक्ट करती है द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट्स, ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है मोर देन एक पॉइंट से ज़्यादा, अगर वो ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है देन फंक्शन कैसा हो जाता है, वन वन हो जाता है। डू नॉट इंटरसेक्ट मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती एक से ज़्यादा पॉइंट। जैसे अब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे ये जो पैरेलल लाइन है जो ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट कर रही है, यानी कि एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, वन वन है। और इसने बोला है कि एक से ज़्यादा पॉइंट पर वो कट नहीं करना चाहिए, तो वो फंक्शन वन वन होगा, मतलब एक ही पॉइंट पर वो कट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ से हम इसको चेक कर सकते हैं, साइन एक्स कोस एक्स टेंजेंट एक्स, ये ग्राफ से ही हम चेक करते हैं ना फंक्शन वन वन है या नहीं है। उसके बाद है, अगर डेरिवेटिव लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो है हमारे पास तो फंक्शन कैसा है, वन वन है, ठीक है। डेरिवेटिव से भी हम चेक करते हैं, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है या फिर नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है हमारे पास, वन वन हो जाता है। अगर हमारे पास क्या होगा, अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो एंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो, बस यहाँ पे ये चक्कर है और एंड का, और में होता है यूनियन, एंड में होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ए फंक्शन ए टू बी, अगर हमसे पूछ रहे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बताओ ए टू बी में कितने होते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनकी पावर में क्या आ जाएगा, जितने ए की सेट में एलिमेंट है, ठीक है, वो आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जैसे ये m है और ये हमारे पास n है, अगर m लेस देन n है, लेस देन इक्वल टू n है तो हम लगाएंगे फॉर्मूला npm, लगाएंगे npm, और m इज ग्रेटर देन n है तो किसके इक्वल होगा, हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। उसके बाद हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन n और m, अगर m लेस देन n है तो जीरो, अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट करने का, n की पावर m माइनस nc1, n माइनस वन की पावर m प्लस nc2, n माइनस टू की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, m, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास चलता रहेगा, थ्रू आउट पावर m ही चलेंगी, बस अंदर माइनस होगा nc1 n माइनस वन, nc2 n माइनस टू, nc3 n माइनस थ्री, पावर ऊपर m चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितने होते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, m फैक्टोरियल, क्योंकि कार्डिनलिटी और a और b दोनों क्या होती है हमारे पास बराबर होती हैं। उसके बाद है इनटू फंक्शन, अगर हमें फाइंड आउट करना है तो n की पावर m माइनस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमारे पास होता है। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, कैसे फाइंड आउट करते हैं, f और g हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, बी टू फंक्शन, गोफ कैसे डिफाइन करते हैं, f की स्टार्टिंग होती है और g की एंडिंग होती है हमारे पास, तो इस टाइप से हमारे पास गोफ डिफाइंड होता है, ठीक है। गोफ ऑफ x क्या होता है, g ऑफ fx, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। गोफ एग्जिस्ट ओनली व्हेन रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, गोफ कब एग्जिस्ट करता है, जब रेंज ऑफ f क्या होती है, सबसेट होती है डोमेन ऑफ g का, तब हमारे पास क्या होता है, गोफ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f ऑफ x y, इसका इनवर्स हो जाएगा f ऑफ y टू x, तो f इनवर्स y होता है हमारे पास x, इट मीन्स f ऑफ x किसके इक्वल है, हमारे पास y के इक्वल है। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट एंड नॉर्मल्स फाइंड आउट करने का। तो टेंजेंट हमारे पास y इज इक्वल टू, जैसे f फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये कुछ डायग्राम से यहाँ पे शो किया गया है, ये हमारे पास है पॉइंट, ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन, और ये हमारे पास है लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन, और यहाँ पे ये हमने ड्रॉ किया है टेंजेंट से, और इस कर्व से जो लाइन पास होके जाती है 90 डिग्री पे वो होता है हमारे पास नॉर्मल।
ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है किसी पॉइंट x1 y1 पे, ये भी हमने बहुत बार यूज करे हैं ना रिजल्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो इस टाइप से हम यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा होता है y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 इंटू में x माइनस x1। उसके बाद है हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई एट द पॉइंट दिस। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप आ जाएगा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का नेगेटिव विद रेसिप्रोकल। ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। उसके बाद है लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, सब टेंजेंट सब नॉर्मल, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है। अब ये डायग्राम से शो किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन है, ये कोई कर्व है, ये यहाँ से पास हो रही है जो लाइन, ये होती है नॉर्मल लाइन। और अब यहाँ पे इनको सबको नाम दे दिया। अब हमारे पास देखिए एपी हमारे पास होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट, एपी लेंथ ऑफ टेंजेंट, बीपी ये हो गई बीपी, ये क्या हो गई लेंथ ऑफ नॉर्मल। उसके बाद है ये हो गई एसी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और उसके बाद हमारे पास है BC, ये होती है हमारे पास लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और इनके फॉर्मूले इस टाइप से दिए हैं, तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर पूछ रहे क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट सब नॉर्मल, तो सारे फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लोग अच्छे से याद कर लेना। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y dx dy, सब नॉर्मल y टेंजेंट थीटा, लेंथ ऑफ नॉर्मल BP हमारे पास इस टाइप से फॉर्मूला होता है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट AP हमारे पास इस टाइप से फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं। उसके बाद है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या होती है हमारे पास OA और OD, x माइनस वाई। जब हमें अगर इस टाइप से इंटरसेप्ट निकालना, इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस, OD इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस जब निकालना है तो ये फॉर्मूला, और इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एक्सिस अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे चलेगा। ठीक है, उसके बाद है इंक्लिनेशन ऑफ ए टेंजेंट विद एक्स एक्सिस, क्या होता है हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो बनता है टेंजेंट इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ना कि एक्स बाई वाई बाई एक्स। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कुछ है तो ये आएगा वाई टेंजेंट मेक्स एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। तो इफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, कब, जब हमारे पास टेंजेंट बनाएगा एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस के साथ। अगर टेंजेंट बना रहा है ऑब्ट्यूज एंगल एक्स एक्सिस के साथ तो डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0। ठीक है, उसके बाद है टेंजेंट एट दिस इज इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस इफ एंड ओनली दिस इज इक्वल टू +-1। इक्वली इंक्लाइंड कब करेगा टेंजेंट, जब डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, +-1 के इक्वल होगा, तो इक्वली इंक्लाइंड वहाँ पे कर रहा है। एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स क्या होता है, y इज इक्वल टू 2 कर्व हमारे पास गिवन है, इनके बीच का एंगल क्या होता है, टेंजेंट थीटा, या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। m1 m2 यहाँ पे इसकी स्लोप और इसकी स्लोप यहाँ पे होती है। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। +-1 यहाँ पे साइन है। ठीक है, +-1 बाहर इसके पूरे कंप्लीट के बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, नॉन मोनोटोनिक फंक्शन मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। तो ये होता है इंक्रीजिंग, देखो क्या होता है, डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू का साइन हट जाएगा, नॉन डिक्रीजिंग भी सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग ही होता है। उसके बाद है डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिक फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, प्रॉपर डेफिनेशन, डिक्रीजिंग कब होगा, प्रॉपर डेफिनेशन। इंक्रीजिंग जब x1 लेस देन x2 है और f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। डिक्रीजिंग जब x1 लेस देन x2 है लेकिन यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या होता है, डेरिवेटिव f डैश x, ये सबको पता है। थ्योरम देखिए अब क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, और वो फंक्शन देन f इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a b इफ एंड ओनली इफ डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। f इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a b इफ एंड ओनली इफ डेरिवेटिव इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। डिक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग कब होगा, डेरिवेटिव जब ग्रेटर 0 होगा, डेरिवेटिव जब लेस देन 0 होगा। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बट इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा लेकिन कांस्टेंट होगा किस इंटरवल पर, n+1 यानी कि ओपन इंटरवल, n यहाँ पे इंटीजर है तो इन वैल्यूज पर मतलब इस इंटरवल पर ये फंक्शन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है। If both f(x) and g(x) are increasing or decreasing in closed interval ab and go for fog both are increasing,
ठीक है। इफ बोथ एफ एक्स एंड जी एक्स आर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर हैं क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो गो फॉर फोग जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे और वो कैसे होंगे, इंक्रीजिंग होंगे हमारे पास। ठीक है। इफ वन ऑफ फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर इंक्रीजिंग एंड अदर इज डिक्रीजिंग, अगर एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड गोफ एंड फोग बोथ आर डिक्रीजिंग, तो उस पर क्या होंगे, गोफ और फोग दोनों कैसे हो जाएंगे, डिक्रीजिंग हो जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए देखिए अब क्या करना है, डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है और फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब ये हो गया। डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ अगर हमें क्रिटिकल फाइंड आउट करने हैं तो डेरिवेटिव की वैल्यू को क्या रखना है, जीरो के इक्वल आपने यहाँ पे रखना है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए भी हम वही सेम डेरिवेटिव को क्या रखेंगे, जीरो के इक्वल। स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे सेम है, डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रख के हम निकालते हैं। उसके बाद है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच। ये लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन। लोकल मिनिमा के लिए हमारे पास ये आ जाएगा, लेस देन का साइन हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमा ऑफ ऑल लोकल मैक्सिमा, मतलब लोकल मैक्सिमा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लोकल मिनिमा में सबसे मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी एब्सोल्यूट मिनिमम। डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा, डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल टू जीरो, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। इन लोकल मैक्सिमा डेरिवेटिव प्लस टू माइनस। ठीक है, अगर हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू प्लस टू माइनस जा रही है तो लोकल मैक्सिमम, अगर माइनस टू प्लस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये हमें क्रिटिकल पॉइंट बताते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन हमारे पास ये है, मान लो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस वन, इसका डेरिवेटिव नहीं इस टाइप से लेना। मान लो कोई फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने किया और उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। ठीक है, ये आ गई। अब ये आ गई, इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई वन और ये आ गई टू, तो इसको वे भी कर्व मेथड से हम क्या करेंगे, ओड पावर, तो ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा टू, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। अब मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और ये डेरिवेटिव हमारे पास ये आया इक्वल टू जीरो आया और ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए वन और टू। अब यहाँ से देखिए प्लस टू माइनस की तरफ अगर जा रहा है, देखो ये प्लस टू माइनस जा रहा है तो दो जो पॉइंट होगा ये लोकल मैक्सिमा होगा। अब ये माइनस टू प्लस जा रहा है तो ये जो वन पॉइंट होगा वो हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। इसको वेवी कर्व मेथड से हम बताते हैं। ठीक है, प्लस टू माइनस अगर जाएगा तो लोकल मैक्सिमम और माइनस टू प्लस जाएगा तो लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे करेंगे, डेरिवेटिव निकाला, क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए। डेरिवेटिव निकाला, उस क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करा, उसी डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद अगर वो लेस देन जीरो है तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम। अगर इक्वल टू मतलब जीरो आ गया तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर वो हो जाएगा नॉट इक्वल टू जीरो आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है कुछ। उसके बाद है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, उसको कैसे करेंगे, डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो किया, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे आ गए, पॉइंट पुट करे ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो ने हमने बता दिया मिनिमम और मैक्सिमम, और डबल डैश थर्ड पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास ये सारे वैल्यूज यहाँ पे सेम लिखी हुई हैं, नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो, अगर ये फोर्थ डेरिवेटिव किया तो फिर ग्रेटर जीरो लेस जीरो, मैक्सिमम और मिनिमम, ऐसे करते रहना ये प्रोसीजर। ठीक है, वीडियोज अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और तो कुछ नहीं, बस कमेंट कर देना अच्छा सा अगर आपको ये मिनी मैराथन पसंद आई तो। ठीक है ना, चलिए। प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल, एक्सपेरिमेंटल, एक्जियोमेटिक, तीन प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास। क्लासिकल होती है इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, एक्जियोमेटिक होती हैं जहाँ पे पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू वन हमारे पास होता है टोटल सम। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल हम ज़्यादा मतलब तीन टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है और हम ये तीनों पढ़ चुके हैं, मास्टर डिग्री तक आते आते हमने ये सारी तीनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पढ़ ली है। जिसने ओआर और स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है वहाँ पे हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, चलिए रिजल्ट्स देखते हैं प्रोबेबिलिटी के। ये सारे मेन रिजल्ट हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ज़्यादातर आपको ये रिजल्ट्स कंफ्यूज करते हैं तो ये अच्छे से आप लोग याद कर लेना। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। If B is a subset of A, then P of A intersection B bar is equal to P of A minus P of B and P of B is less than equal to P of A. उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट P of A यूनियन B, P of A plus P of B, दोनों का सम वन और ये इन दोनों का सम वन, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या कहता है, अगर ए और बी डिपेंडेंट है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ होगी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए डॉट बी ये इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे खोलते हैं, इंडिपेंडेंट है तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए इसके, तो यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है और यहाँ से हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है पी ऑफ ए बार गिवन बी क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए बाई सी, यूनियन आ जाए तो इस टाइप से हम इसको खोलते हैं। ए और बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, अलग अलग कर सकते हैं, पता है प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए समीशन आई वन टू एन पी ऑफ ई आई इंटू में पी ऑफ ए गिवन ई आई। ठीक है, तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद कर लो, क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन कराए हैं, ज़्यादा नहीं कराए, तो ये फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का। ठीक है, आपको आनी चाहिए। उसके बाद है रैंडम वेरिएबल क्या होता है, डिफाइंड एज अ रियल वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इज द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर। अगर रेंज सेट ऑफ रियल नंबर है और जो डोमेन है वो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स से बनाया गया सेट, तो वो क्या होता है, रैंडम वेरिएबल हमारे पास होता है। ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कैसा होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कल हमने किए थे बहुत सारे मीन वेरिएंस निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे हमने कैसे निकाला था, मीन कैसे निकाला था, समेशन पी आई एक्स आई इस टाइप से, जब इस टाइप से आता है ना, इन दोनों का सम मल्टीप्लाई 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 और सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मीन। फिर वेरिएंस हमने निकाला था, वेरिएंस का फॉर्मूला प्रॉपर तो यही होता है और उसमें होता है ई एक्स का स्क्वायर माइनस में ई एक्स कंप्लीट का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास वेरिएंस है। और सिंपल जो हम करते हैं 11th-12th में, तो ये हमारे पास ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, वही लिखा है, ये इसका मतलब यही तो था, समीशन ऑफ ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, यही लिखा है मीन। ठीक है ना, देखो ये लिखा हुआ है मीन और वेरिएंस। ठीक है, इस टाइप से कल किए ना, इसके बहुत 2-3 क्वेश्चन हमने किए हैं, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिपीटेड ट्रायल्स अगर आ जाती हैं तो उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, पी सक्सेस क्यू फेलियर, पी प्लस क्यू दोनों का सम होता है 1। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन होता है एन पी, वेरियंस होता है एन पी क्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ऑफ वेरियंस यानी कि रूट ऑफ एन पी क्यू। उसके बाद है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर, आर फैक्टोरियल ये होता है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वेरियंस सेम होते हैं दोनों, लैम्डा, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट लैम्डा। सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के थे वो मैं यहाँ पे करवा चुकी हूँ, तो अच्छे से आप लोग यहाँ पे अपने सारे फॉर्मूलाज रिवाइज़ कीजिए। अगर आपको कंप्लीट 30 चैप्टर्स के चाहिए तो अभी भी टाइम है, आप ले सकते हैं, सारे रिवाइज़ कर सकते हैं। किसी को अगर अच्छा स्कोर करना है तो आप सारे फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं। अगर मतलब ये चाहते हो कि आपको पासिंग मार्क्स मिल जाए, 40 नंबर तक आपके यहाँ पर आ जाए, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जो भी आपको करना है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर परचेज़ करना चाहे तो परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ जाए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से ज़रूर आप शेयर करें और बताएं मेरे चैनल के बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।